आधा किलो भिंडी दे दीजिए। आधा किलो भिंडी दे दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आला आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। ये व्लॉग मैंने ना स्टार्ट किया है दोपहर से, और मैं गई थी बेटे को स्कूल लेने के लिए। फिर उसको स्कूल से लिया और उसके बाद में मैं चली गई थी मार्केट। थोड़ी सी मुझे सब्ज़ी वगैरह लानी थी, तो इसीलिए मैं मार्केट चली गई। वैसे तो सुबह ही सब्ज़ियाँ ले लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा टाइम नहीं था मेरे पास में, तो फिर मैं दोपहर में बेटे को पहले स्कूल से पिक किया, उसके बाद में मैंने सब्ज़ी ली। तो खैर यहाँ पर मैं आ गई थी सब्ज़ी लेने के लिए, और इतनी ज़्यादा धूप और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि जो सब्ज़ियाँ थी वो भी थोड़ी सी मतलब मुरझाई हुई सी लग रही थी, वरना यहाँ पर ना एकदम फ्रेश फ्रेश सी सब्ज़ियाँ मिलती हैं। खैर मैंने भिंडी और बैंगन और करेला वगैरह ले लिया था, जो मुझे चाहिए था वो मैंने ले ली थी सब्ज़ी। अच्छा, मुझे ना सब्ज़ियाँ लेनी थी थोड़ी ज़्यादा, लेकिन जब मैंने देखी कि सब्ज़ियाँ थोड़ी सी मुरझाई हुई सी हैं, तो फिर मैंने ज़्यादा नहीं ली। जो मुझे ज़रूरत थी वही मैंने ली। फिर मैंने सोचा कि बाद में जब कभी आऊँगी तो फिर से ताज़ी सब्ज़ियाँ ले लूँगी। उसके बाद में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बेटे को गन्ने का जूस पिलाया। उसको गन्ने का जूस बहुत पसंद है, तो जब भी वो बाहर जाता है तो फरमाइश करता है कि अम्मा मुझे गन्ने का जूस पीना है। तो उसे मैंने गन्ने का जूस पिलाया, मैंने भी पिया, और उसके बाद में मैं आ गई थी घर। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा धूप थी कि धूप की वजह से ना जो चेहरा होता है वो एकदम जलने लगा था, इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी। खैर मैंने यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह रखी, और उसके बाद में मैं थोड़ा सा मैं चली गई रेस्ट करने के लिए। और उसके बाद में फिर मैं आई थी यहाँ पर डिनर की तैयारी करने के लिए। तो लंच में मुझे कुछ बनाना नहीं था, क्योंकि एक दिन पहले का लेफ्ट ओवर बचा हुआ था, तो वो हम लोगों ने खाया। अब मुझे करनी थी डिनर की तैयारी, तो इसीलिए मैं आ गई थी किचन में। खैर यहाँ पर सब्ज़ियाँ वगैरह निकाल ली, और निकालने के बाद में मैं हमेशा ना कपड़े के शॉपर में ही सब्ज़ियाँ लेकर आती हूँ, और वो घर से लेके जाती हूँ और वहीं से लेकर आती हूँ, तो थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है। उसके बाद में मैं आकर उसे फ़ोल्ड करके फिर से उसकी जगह पर रख देती हूँ। खैर यहाँ पर जो सब्ज़ियाँ थी जो मुझे बनानी थी वो मैंने निकाल ली, बाकी मैंने उसी तरह से रख दी थी फ्रिज में। गीली थी नहीं सब्ज़ियाँ, अगर गीली होती तो मैं उन्हें थोड़ा सा ड्राई कर लेती हूँ, वरना वो ख़राब हो जाती हैं। और गीली थी नहीं बिल्कुल, इसलिए मैंने ना उनको ऐसे ही फ्रिज में रख दिया था। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ पालक की दाल और साथ में करेले की सब्ज़ी। तो इसलिए मैं पालक लेकर आई थी और करेले लाई थी। तो पालक यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है, और इसको ना मैं आधी यूज़ करूँगी, और बाकी की आधी जो है वो चॉप करके रख लूँगी। फिर मुझे सुबह लंच में अगर पालक की सब्ज़ी वगैरह बनानी हुई तो वो बना लूँगी, नहीं तो पराठे वगैरह जो भी देखती हूँ क्या बनाना है तो वो बना लूँगी। खैर यहाँ पर ना ये पालक को अब मैं साफ़ कर लूँगी। अच्छा, पालक को ना बहुत ही केयरफुली साफ़ करना होता है, क्योंकि इसमें मिट्टी भी बहुत होती है और इसमें कीड़े भी होते हैं, तो इसको ना बहुत ही अच्छे से आपको क्लीन करना होता है। अच्छा, पालक की दाल बनाने के लिए ना मैं यहाँ पर काली उड़द की जो दाल होती है उसका यूज़ करूँगी। आप चाहें तो मूंग की दाल छिलके वाली जो होती है उससे भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना हमेशा पालक की दाल काली उड़द की दाल में ही बनती है, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसके लिए ना मैं यहाँ पर दाल को पहले अच्छे से बीन लूँगी, देखूँगी इसमें कहीं पर कोई कंकड़ वगैरह ना हो, क्योंकि जो ये दाल होती है ना इसमें कंकड़ ज़रूर निकलते हैं, पत्थर छोटे छोटे से होते हैं, तो वो दिखाई भी नहीं देते हैं, और जब खाने में बनती है तो फिर वो मुंह में आ जाते हैं। तो इसलिए आपको ना इसे बहुत ही अच्छे से साफ़ करना होगा।
खैर ये दाल बहुत अच्छी थी, तो इसमें कोई भी पत्थर या कंकड़ वगैरह कुछ भी नहीं निकला था। तो इसको मैंने ना बीन कर अच्छे से और फिर भीगने के लिए रख दिया था। और साइड बाय साइड में यहाँ पर थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान था, तो वो रखा हुआ था। मैंने सोचा चलो उनको भी डब्बों में कर देती हूँ। तो यहाँ पर दालें वगैरह थी थोड़ी बहुत, तो वो रखी हुई थी, तो मैंने उन्हें ना उनके डब्बों में कर दिया। और इस तरह से जब हम पैकेट वाली दाल लेकर आते हैं ना, तो फिर इनमें कुछ भी कंकड़ या कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं होता है। और अगर हम लोकल शॉप से लेकर आते हैं तो अक्सर उसमें दाल जो होती है उसमें कीड़े निकलते हैं या फिर ख़राब दाल होती है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि हमेशा पैकेट वाली दाल ही लेकर आऊँ सुपरमार्केट से, तो वो ज़्यादा दिन तक चलती है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। ना ही उसमें कंकड़ होते हैं, ना ही उसमें कीड़े वगैरह होते हैं। इसीलिए मैं लोकल मार्केट से ना बहुत ही कम चीज़ें लेती हूँ। अक्सर मेरे साथ में ऐसा होता है कि जब भी मैं छोले वगैरह लेकर आई हूँ राजमा, तो उसमें कभी ना कभी अंदर जो नई छोटे-छोटे से होल होते हैं और उनके अंदर कीड़े होते हैं, तो अक्सर ऐसा मेरे साथ में होता है, वो ज़रूर निकलते हैं। और अभी थोड़े दिन पहले मैंने ना चने की दाल मंगाई थी, तो उसमें भी मतलब छोटे-छोटे से कीड़े थे जो ब्लैक कलर के होते हैं, घुन बोलते हैं जिन्हें, तो वो निकले थे। तो इसलिए मैं बहुत ही रेयर ऐसे कोई मजबूरी हुई तो मंगा लिया, वरना कोशिश करती हूँ कि जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँ तो फिर जाकर मैं अच्छे से देखकर सुपरमार्केट से लेकर आऊँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये भी लगता होगा कि शायद वहाँ पर चीज़ें महंगी मिलती हों, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर भी चीज़ें बहुत ही अच्छी और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिलती हैं। आप देख लें, अगर आपके अगल-बगल में कहीं पर कोई ऐसा मार्केट हो जहाँ पर आपको रीज़नेबल चीज़ें मिल रही हैं, तो आप वहाँ से ही लिया करें। ऐसे मेरे आस-पास में मतलब बिल्कुल घर के आस-पास में तो ऐसा कोई नहीं, थोड़ी दूरी पे मुझे जाना पड़ता है, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलती हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिलती है और हमेशा उसमें ना डिस्काउंट भी रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वहीं से लेकर आऊँ सारी चीज़ें। अच्छा, तो अब बारी आती है पालक को साफ़ करने की। तो यहाँ पर मैं ना पालक को बहुत ही अच्छे से साफ़ करूँगी। उसको ना जो पत्ते-पत्ते होते हैं वो निकाल लूँगी और जो ऊपर का स्टेम वाला पार्ट होता है उसको हटा दूँगी। तो उसी के अंदर अक्सर कीड़े निकलते हैं और उसी में ना मिट्टी भी बहुत रहती है। तो यहाँ पर मैं पत्तों को निकाल रही थी और बाहर ना बहुत ही ठंडी-ठंडी सी हवा चल रही थी। आजकल मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। मतलब धूप तो होती है काफ़ी तेज़, लेकिन साथ में हवाएँ भी बहुत अच्छी चलती हैं। तो मेरे किचन में जो विंडो है ना, वो काफ़ी बड़ी विंडो है। वैसे तो मैं इसे नॉर्मली बंद रखती हूँ क्योंकि बाहर से बहुत ही ज़्यादा डस्ट आती है, बहुत ही ज़्यादा डस्ट आती है। और अगर थोड़ी देर के लिए भी हम खुला छोड़ दें तो मेरे पूरे किचन में सारी चीज़ों पे डस्ट ही डस्ट दिखाई देती है। लेकिन जब भी मुझे कुछ ऐसा काम करना होता है कि मुझे ज़्यादा देर तक खड़ा रहना होता है, तो फिर मैं अपने किचन की विंडो को ओपन कर देती हूँ और बाहर से बहुत ही ठंडी-ठंडी सी और एकदम फ्रेश हवा आती है, तो उसे मैं खोल देती हूँ। मच्छर वगैरह का कोई वो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि विंडो में ना वो नेट लगी हुई है, जो मॉस्किटो नेट होती है वो। तो वैसे तो यहाँ बहुत मच्छर हैं, लेकिन वो नेट लगी है तो थोड़े से मच्छर और कीड़े वगैरह कम आते हैं। खैर, यहाँ पर जो पालक थी उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था और अब बारी आती है करेले की। तो यहाँ पर मैं करेले की सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी और मुझे ना जो करेले की भुजिया होती है वो ज़्यादा पसंद है और भरवा करेले पसंद है, बट उतने नहीं जितनी मुझे भुजिया पसंद है। तो यहाँ पर मैं करेले को छील लूँगी और कभी-कभार छील भी लेती हूँ छिलके, और कभी-कभार उसके छिलके नहीं निकालती हूँ और ऐसे ही उसको कट करके बना लेती हूँ। अच्छा, जो करेले के सीड होते हैं वो बिल्कुल भी मैं नहीं निकालती हूँ और बहुत ही हेल्दी होते हैं वो, तो मैं नहीं निकालती हूँ उन्हें। जब भी मुझे भरवा वगैरह बनाने हुए तो ही मैं उसके सीड्स निकालती हूँ। तो यहाँ पर जो करेले हैं ना, उनको मैं इस तरह से पतला-पतला सा कट कर लूँगी और उसके बाद में मैं इसमें ना नमक लगा कर रख दूँगी। तो जब करेले में नमक लगा देते हैं ना, तो जो भी उसका कड़वापन होता है वो सारा निकल जाता है और उसमें बहुत ढेर सारा पानी मतलब इकट्ठा हो जाता है। तो नमक ना उसके कड़वेपन को हमेशा ख़त्म कर देता है। तो आप जब भी करेले आपके कड़वे बनते हैं ना, तो उसमें थोड़ा-सा नमक और अगर नींबू है तो नींबू का रस मिलाकर आप रख दीजिए और देखिएगा आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। अच्छा, मेरे पास तो नींबू है नहीं, तो इसलिए ना मैं इसमें सिर्फ नमक लगाऊंगी और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक डाला था और उसके बाद में अच्छे से हाथों से मसल कर इसमें सारा नमक लगाऊंगी और फिर इसको रख दूंगी साइड में करीब 1 से डेढ़ घंटे के लिए।
अच्छा, आपको ना बाहर बच्चों की शोर की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। तो शाम का वक्त है ना, बच्चे इस टाइम सारे खेलने के लिए बाहर आते हैं, तो उन्हीं की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। उसे थोड़ा-सा आप इग्नोर करिएगा। खैर यहाँ पर सिंक में थोड़े बहुत बर्तन थे जो कि दोपहर के थे और सुबह के थोड़े बहुत बर्तन थे चाय वगैरह के। तो मैंने सोचा पहले बर्तन धो लेते हैं, क्योंकि जब भी आप किचन में आएँ और इस तरह से ना सिंक भरा होता है तो फिर बिल्कुल भी आपको काम करने का मन नहीं करता है। ये सोचना पड़ता है कि कहाँ से स्टार्ट करें काम, पहले बर्तन धोएँ या पहले खाना वगैरह बनाएँ। तो मैंने सोचा पहले बर्तन को क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद में ही बाकी का काम आगे करते हैं। तो यहाँ पर मैं बर्तनों को वॉश करने लगी थी और उसके बाद में जो भी डिनर की तैयारी होगी वो करूँगी। वैसे तो मैं जब भी किचन में काम करती हूँ ना, तो जो भी बर्तन निकलते रहते हैं मैं उन्हें वॉश करती रहती हूँ। लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है ना कि आपका अंदर से कुछ मन नहीं करता है काम करने का, कि सोचते हैं कि चलो ठीक है एक साथ में ही कर लेंगे। तो वही आज मेरे साथ में हुआ था। मैंने जो सुबह के बर्तन थे वो भी सिंक में छोड़ दिए थे, क्योंकि मुझे जाना था बाहर मार्केट सब्ज़ी वगैरह लेना। तो मैंने सोचा चलो बाद में आके कर लेंगे। तो फिर वो दोपहर के भी बर्तन इकट्ठा हो गए और इस तरह से ना ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी बर्तन निकले उन्हें साथ-साथ में क्लीन करते रहें, तो फिर ज़्यादा सिंक में बर्तन इकट्ठा नहीं होते हैं और आपका फिर ना किचन जो है वो बिल्कुल भी मैसी नहीं दिखता है। वरना सबसे ज़्यादा किचन में अगर गंदगी आपको नज़र आएगी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बर्तनों से ही नज़र आएगी। अगर आपके सिंक में बर्तन पड़े हैं तो आपका किचन बहुत ही ज़्यादा गंदा नज़र आता है। इस बात को कभी आप नोटिस करिएगा। चाहे जितना आप किचन साफ़ कर लें, लेकिन बर्तन अगर सिंक में है तो फिर आपका किचन बहुत ही ज़्यादा गंदा नज़र आएगा। तो अगर बर्तन आप साथ-साथ में धोते रहें ना और उन्हें लगाते रहें उनकी जगह पर, तो फिर जो किचन है वो आपका एकदम नीट और टाइडी लगेगा और बिल्कुल भी गंदगी नहीं नज़र आएगी। तो बाकी की जो सफाई है वो तो हम लोग साथ-साथ में करते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो टास्क होता है वो होता है बर्तन धोने का। और पर्सनली मुझे ना पहले बर्तन धोना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। मैं बता चुकी हूँ आपको किसी वीडियो में, और शादी से पहले मुझे बिल्कुल भी बर्तन धोना नहीं पसंद था। लेकिन अब क्या करें, करना पड़ता है। तो फिर जब काम है तो करना ही पड़ेगा और मुझे ही करना है, तो फिर मैं साथ-साथ में करती जाती हूँ। खैर यहाँ पर बर्तन मेरे थोड़े बहुत धुल गए थे, थोड़े बाकी थे, तो मैंने सोचा पहले पालक को भिगा देती हूँ, क्योंकि जो भी इसमें मिट्टी वगैरह होगी वो बैठ जाएगी नीचे और उसके बाद में मैं इसे अच्छे से धो लूँगी। तो यहाँ पर पालक को मैंने भीगने के लिए रख दिया था। साइड में दाल भी भीग चुकी थी, तो उसको मैं रख दूँगी पकने के लिए। अच्छा, ये जो दाल है काली उड़द की या उड़द की दाल, ये बादी होती है। मेरी अम्मी ऐसे कहती थी कि ये दाल ना बादी होती है, तो ये पेट में जाके गैस वगैरह बनाती है, तो इसलिए इसमें हमेशा मैं अदरक ज़रूर डालती हूँ। तो यहाँ पर अदरक डाल दिया था, नमक डाल दिया था और पानी डाल दिया था मैंने, और इसको मैं 1 से 2 सीटी आने तक पकाऊंगी। मतलब आपको ना इसे 90% तक पकाना है। उसके बाद में बाकी ये जब पालक डालेंगे तब पक जाएगी। और साथ में मैं चावल भी चढ़ा दे रही हूँ। चावल मैं हमेशा बॉयल करके ही बनाती हूँ, क्योंकि इसका जो स्टार्च होता है वो थोड़ा सा हेल्दी नहीं होता है हम लोगों के लिए, तो फिर स्टार्च में इसका निकाल देती हूँ। हमेशा मैं ऐसे ही चावल बनाती हूँ और मेरे शौहर को भी इसी तरह से चावल पसंद है। अगर स्टार्च ना निकाले और चावल डायरेक्ट बना ले तो फिर वो थोड़ा सा मतलब उनको नहीं पसंद आता है, तो वो कहते हैं हमेशा स्टार्च निकाल कर ही बनाया करो। और इस तरह से ना चावल मैं काफ़ी टाइम से खा रही हूँ। मेरे घर में तो इस तरह से नहीं बनते थे, लेकिन जब मैं हॉस्टल में रहती थी तो वहाँ पर ऐसे ही चावल बनते थे, तो मेरी ना आदत हो गई थी। और वहाँ पर नमक भी नहीं पड़ता था चावलों में। पहले तो बहुत ही अजीब लगता था, लेकिन खैर धीरे धीरे ऐसे आदत पड़ गई थी। तो फिर बाद में जब मैं नमक वाले चावल खाती थी ना, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे। मतलब एक्स्ट्रा सॉल्ट लगता था उसमें। तो अब तो खैर खाने लगी हूँ। पहले वो होता है ना कि जैसे रहो फिर उसी तरह से आदत पड़ जाती है, तो पहले उस तरह की आदत पड़ी थी, फिर जब नमक खाने लगी तो फिर उस तरह की आदत पड़ गई। खैर यहाँ पर चावल वगैरह चढ़ा दिए थे। पालक को भी मैंने चढ़ा दिया था बॉयल होने के लिए। और पालक में ना मैंने लहसुन, अदरक और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली थी और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी डाला था, इतना कि पालक बॉयल हो जाए, और इसको 1 सीटी आने तक बॉयल कर लेंगे। इतनी देर में जो चावल थे वो भी बॉयल हो गए थे और इनको मैं छान कर रख दूँगी। और इसका पानी जब निकल जाएगा ना, तो फिर मैं इसे रख दूँगी दम के ऊपर, और दम पे ही मैं इसको बनाऊँगी, तो फिर अच्छे से एकदम खिले खिले से चावल बनकर तैयार होंगे। तो इसी तरह से चावल मैं बनाती हूँ। और इसको ना आपको 90% तक गला लेना है, बाकी का जो 10% बचेगा वो दम पर अच्छे से कुक हो जाएगा। तो चावल भी बन रहे थे, दाल भी साइड में लगी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से यहाँ पर करेले भी बना लेते हैं। तो करेलों को ना पहले मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया।
लिया था। सबसे पहले मैंने इसे अच्छे से निचोड़ कर और 2 से 3 बार धो लिया था ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा नमक वगैरह हो वो निकल जाए और जो भी इसका कड़वापन हो, कड़वा पानी वो भी निकल जाए। फिर मैंने इसे ना फ्राई कर लिया था और आपको हल्का सा गोल्डन फ्राई करना है करेलों को। उसके बाद में फिर आप इसमें थोड़ा सा और तेल डालकर और प्याज इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 250 ग्राम करेले लिए थे तो उसमें करीब मैं 200 ग्राम तो प्याज डालूँगी ही। और यहाँ पर मैंने पतले पतले से प्याज को कट कर लिया था। प्याज डालने से ना करेले में थोड़ा सा मीठापन आ जाता है, कड़वे नहीं लगते हैं। तो प्याज को मैंने यहाँ पर तेल में डालकर थोड़ा सा हल्का सा गुलाबी कर लिया था और इसमें मैंने ना सौंफ, ज़ीरा, राई और थोड़ी सी यहाँ पर कलौंजी जो होती है वो और थोड़ी सी मेथी वो डाला था सबसे पहले तेल में। उसके बाद में मैंने प्याज डाली थी, प्याज को हल्का सा गुलाबी किया, फिर उसमें मैंने जो फ्राई किए हुए करेले थे वो डाल दिए। फिर मैंने इसमें बेसिक मसाले डाले थे जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, कुटी हुई धनिया पाउडर, कुटा हुआ लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, ये सारी चीज़ें डालकर और नमक आपको ना चेक करके डालना है क्योंकि पहले ही हम इसमें नमक डाल चुके हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है नमक का। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके आपको ढक के रख देना है पकने के लिए। तो करेले हमारे पक रहे हैं, तब तक जो ये पालक थी इसको मैंने ना निकाल कर ठंडे पानी में रख दिया था। इससे क्या होगा, जो पालक का ना एक्चुअल कलर है ग्रीन तो वो बरकरार रहेगा और वो बिल्कुल भी काली काली सी नहीं होगी, एकदम ग्रीन ग्रीन सी रहेगी। तो ठंडे पानी में आप पालक को बॉईल करके ज़रूर डाल दिया करें। तो पालक यहाँ पर ना अब ठंडी हो चुकी है और अब हम इसको ना ब्लेंडिंग जार में डालकर एकदम बारीक सा ब्लेंड कर लेंगे। अगर ज़रूरत लगी तो थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल लेंगे। और जो पानी इसका बॉइलिंग में हमने यूज़ किया था, जो कुकर में बचा हुआ पानी था, उसको बिल्कुल भी आपको फेंकना नहीं है क्योंकि उसमें ना पालक के सारे न्यूट्रिशन होते हैं। तो उसे ना हम दाल में डाल लेंगे, जब हम दाल बनाएंगे तो उसमें डाल देंगे पानी वो, इसलिए मैंने उसको फेंका नहीं था, साइड में रख दिया था। तो यहाँ पर पालक को मैंने एकदम बारीक सा पीस लिया है। उसके बाद में मैं इस दाल में जो बॉईल की हुई दाल है ना तो उसमें डाल दूँगी और इसमें जार में जो भी पालक लगी हुई है उसी में मैंने वो पानी डाला था, उसको अच्छे से मतलब मिक्स कर लिया था और फिर वो पानी इसमें ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर आपको दाल में ना थोड़ा सा पानी ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि मैंने दाल को 90% तक कुक किया है। और यहाँ पर मैंने ना नमक भी चेक कर लिया था, नमक एकदम सही था। अब मैं इसमें ना 2 से 3 हरी मिर्च डाल दूँगी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और जो लाल मिर्च डाली थी वो बिल्कुल भी तीखी नहीं थी, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो दाल है ना इसमें हरी मिर्च का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जब भी ये दाल बनती है ना तो हम लोग साइड में ना हरी मिर्च रख के उसको ज़रूर खाते हैं, मतलब दाल के साथ में हरी मिर्च खाने का टेस्ट ही बिल्कुल अलग होता है। तो इसको ना हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। जब हल्की आंच पर बनेगी तो दाल में टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इधर तरफ देखिए हमारे करेले भी बनकर तैयार हो गए, इनको मैंने निकाल लिया है हॉट पॉट में ताकि ये गर्म रहें। और अब मैं दाल का तड़का भी तैयार कर लेती हूँ। तो जब तक दाल बनेगी तब तक इधर दाल का तड़का भी तैयार कर लेंगे हम। तो इसमें ना कुछ नहीं जाता है, बहुत ही सिंपल सा तड़का लगता है, सिर्फ़ और सिर्फ गार्लिक जाता है। और मैंने ना करीब 8 क्लोव्स लिए थे गार्लिक के और इसको बारीक बारीक सा चॉप कर लिया था। इसको ना मैं सरसों के तेल में तड़का लगाऊंगी और अगर आप घी में लगाना चाहते हैं तो घी में भी लगा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, वीडियो बनाने का ना एक साइड इफ़ेक्ट ये भी होता है कि अक्सर चीज़ें ना जल जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए वीडियो के चक्कर में मेरा जो तेल था वो गर्म हो गया ज़्यादा और इसका जो तड़का था वो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया था। खैर यहाँ पर मैंने ज़ीरा, सूखी लाल मिर्च और हींग और लहसुन का तड़का लगा दिया था। तो ये दाल भी बनकर तैयार हो गई थी और ये जो हमारा डिनर था वो भी बनकर तैयार हो गया था। सिंपल और हेल्दी सा डिनर था, चावल, सब्ज़ी और दाल। और इसको मैंने सर्व किया था मक्की की रोटी के साथ में, क्योंकि इस दाल का कॉम्बिनेशन ना मक्की की रोटी के साथ में बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट आता है। और इसके साथ में मैंने अचार और हरी मिर्च भी सर्व किया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, जो भी था मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।